जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास में जीके जीएस मस्ती बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 कंप्लीट करेंगे। और इसके पहले देखिए इस बुक में जो है ना 9 प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं, तो जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको जो है 9 तक सारा क्लास आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में प्रैक्टिस सेट नंबर 10 देखेंगे। तो सभी लोग ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को ज़रूर देखिएगा, तभी जो है ना क्लास का आपको 100% फ़ायदा मिलेगा। और लास्ट में आप लोग कमेंट करिए कि आप लोग का जो है ना 100 में कितना मार्क्स आया। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 10। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 10 का पहला क्वेश्चन कर रहा है कि किस वेद में मुख्य रूप से एगो का जो है ना वर्णन मिलता है, बताइए किस में मिलता है। कर रहा है किस वेद में मुख्य रूप से एगो का वर्णन मिलता है, बताइए किस में मिलता है। तो एक का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यजुर्वेद में मिलता है। किस में मिलता है? यजुर्वेद में मिलता है। ठीक है, तो यजुर्वेद को सदस्यों का जो है ना वेद कहा जाता है, क्योंकि इसमें यज्ञों के विधि विधानों मंत्र की जो है ना प्रक्रिया दी गई है। ठीक है, याद रखिएगा। और यजुर्वेद में ब्राह्मण ग्रंथों की शुरुआत होती है जो यज्ञीय कर्मकांडों को जो है ना समझाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में प्रयुक्त मिट्टी की मोहरों पर किस लिपि का जो है ना प्रयोग हुआ था, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में प्रयुक्त मिट्टी की मोहरों पर किस लिपि का प्रयोग हुआ था, बताइए किस लिपि का प्रयोग हुआ था। तो 2 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, चित्रलिपि का जो है ना प्रयोग हुआ था। किस लिपि का प्रयोग हुआ था? तो चित्रलिपि का प्रयोग हुआ था। तो हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर चित्रलिपि पाई गई थी, जो अब तक जो है ना अभिज्ञात क्या है, तो अभिज्ञात है। और यह यह जो है ना दाएं से बाएं लिखी जाती थी, और जैसा कि कई मोहरों में क्या है स्पष्ट होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि चोल शासक, कह रहा है चोल शासक राजराज प्रथम के शासनकाल की एक प्रमुख विशेषता क्या थी, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि चोल शासक राजराज प्रथम के शासनकाल की एक प्रमुख विशेषता जो है ना क्या थी, बताइए। तो 3 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो सी होगा, बृहदेश्वर मंदिर का जो है निर्माण करना। तो राजराज चोल प्रथम 985 से लेकर 1014 ईस्वी, मतलब चोल वंश के महानतम शासकों में से एक थे। उसने तंजावर में बृहदेश्वर मंदिर का जो है निर्माण कराया था, जो चोल स्थापत्य का क्या है एक अद्भुत जो है उदाहरण है। और यह मंदिर यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, और यह ग्रेनाइट से क्या है तो निर्मित है। और मंदिर में एक विशाल शिवलिंग है और 80 टन का जो है एक शिखर पर स्थित है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए, कह रहा है विजयनगर साम्राज्य, कह रहा है विजयनगर साम्राज्य के पतन का जो प्रमुख कारण था क्या था, बताइए। विजयनगर साम्राज्य के पतन का जो मुख्य कारण था क्या था, बताइए। तो 4 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, तालीकोटा का लड़ाई था। क्या तालीकोटा का जो है ना युद्ध था, या तो लड़ाई बोल सकते हैं। ठीक है, और तालीकोटा का जो लड़ाई हुआ था कब हुआ था? 1600 जो है 1565 में हुआ था। कब हुआ? 1565 में तालीकोटा का लड़ाई हुआ था। और इसी में जो है ना तालीकोटा का युद्ध में दक्षिण भारत के विजयनगर साम्राज्य और दक्कन की मुस्लिम सल्तनतों के बीच हुआ था। और विजयनगर की ओर से अलिया रामराय और गठबंधन की ओर से बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर आदि थे। ठीक है, और इस युद्ध में रामराय की पराजय और मृत्यु के साथ विजयनगर की राजधानी हम्पी को जो है लूटा गया था। और यह युद्ध विजयनगर साम्राज्य के विनाश और पतन का जो है निर्णायक कारण था। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे मिलान करने बोल रहे हैं। यहाँ पे क्या है, तो स्तंभ ए में क्या है, तो आंदोलन है। स्तंभ ए में क्या है, तो आंदोलन। स्तंभ बी में क्या है, तो नेता है। कौन सा आंदोलन का जो संबंध है ना किस नेता से है, इसके बारे में जो है ना बताना है। तो देखिए पहला है चटगांव विद्रोह। चटगांव विद्रोह जो है ना कब हुआ था, तो चटगांव विद्रोह हुआ था 1930 में हुआ था। कब हुआ था? 1930 में हुआ था। और चटगांव विद्रोह का जो संबंध है किस नेता से है, तो इसका जो संबंध है सूर्यसेन से। किससे? तो सूर्यसेन से। ठीक है, और नेक्स्ट है लाहौर में बम फेंकना। लाहौर में जो बम फेंकना हुआ था कब हुआ था ये कांड? 1929 को हुआ था। कब हुआ था? 1929 को हुआ था। ठीक है, और इनका जो संबंध है लाहौर में बम फेंकने का जो संबंध है किस नेता से है, तो इसका जो संबंध है ना किसे? भगत सिंह से और बटुकेश्वर दत्त से। ठीक है, याद रखिएगा। तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था। चलिए आगे देखिए, अलीपुर बम केस। अलीपुर बम केस जो है ना कब हुआ था, तो अलीपुर बम केस हुआ था 1908 में हुआ था। कब हुआ था? 1908 में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। और इसका जो संबंध है किस नेता से है, तो अलीपुर बम कांड का जो संबंध है ना अरविंद घोष से। किससे? अरविंद घोष से है। और मुजफ्फरपुर बम कांड का जो है ना, मुजफ्फरपुर बम कांड कब हुआ था, ये हुआ था 1908 में हुआ था। कब हुआ था? मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 में हुआ था। और इसका जो संबंध है खुदीराम बोस से। किसे? खुदीराम बोस से। ठीक है, तो सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना डी होगा। क्या होगा? डी होगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर आइए 6 पर देखिए। यहाँ भी मिलान करना है। यहाँ पे क्या है, स्तंभ ए में क्या है, अधिनियम है। और स्तंभ 2 में क्या है, तो प्रावधान है। कौन सा अधिनियम का क्या प्रावधान था, इसके बारे में जो है ना बताना है। तो देखिए पहला है रूलेटिंग एक्ट 1773। पहला है रूलेटिंग एक्ट 1773 का जो प्रावधान था क्या था, तो भारत में जो है ना पहली बार गवर्नर जनरल का जो है ना पद आया था। ठीक है, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में इसमें क्या है, बंगाल के गवर्नर को भारत का पहला गवर्नर जनरल को जो है ना घोषित किया गया था। उसमें कौन था? वारेन हेस्टिंग्स था। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में इसका प्रावधान क्या था,
इसका जो प्रावधान था क्या था, द्वैध शासन की व्यवस्था, क्या था, द्वैध शासन की व्यवस्था था, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1813 का जो प्रावधान था क्या था, इसका जो प्रावधान था ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है व्यापारिक अधिकार का क्या है, समाप्त करना। और नेक्स्ट है चार्टर एक्ट 1833 का जो प्रावधान है क्या है, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग को गवर्नर जनरल जो है नियुक्त किया गया था, ठीक है। तो चार्टर एक्ट 1833 में क्या हुआ था, लॉर्ड विलियम बेंटिंग को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया और विधायी शक्तियाँ जो है दी गई थी, ठीक है। तो सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना ए होगा, क्या होगा, ए होगा। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें कह रहा है कौन सा कथन जो है ना सही है, इसमें सही कथन बताना है, इसमें कौन सा कथन जो है ना सही है, बताइए। तो देखिए कथन एक कह रहा है, कथन एक कह रहा है कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा के उन्मूलन की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, बिल्कुल क्या है, तो सही है। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा के उन्मूलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, बिल्कुल क्या है, कथन एक सही है। और आगे देखिए नेक्स्ट है कह रहा है कथन दो कह रहा है कि राजा राम मोहन राय सती प्रथा के कट्टर जो है ना समर्थक थे, बिल्कुल क्या है, तो गलत है। कट्टर समर्थक नहीं थे, विरोधी थे, क्या थे, विरोधी थे। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा, केवल कथन एक क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार की, जिसमें भी क्या है, कथन और क्या है, कथन दो है। तो देखिए कथन एक कह रहा है, यहाँ पे कथन एक कह रहा है कि दांडी यात्रा, कह रहा है दांडी यात्रा के दौरान गांधी जी ने समुद्र तट पर नमक बनाया था, बिल्कुल क्या है, तो सही है। दांडी यात्रा के दौरान गांधी जी ने समुद्र तट पर नमक बनाया था, बिल्कुल क्या है, तो सही है। और कथन दो कह रहा है कि यह आंदोलन 1920 में शुरू किया गया था, ये क्या है, गलत है, क्या है, तो गलत है। यह जो आंदोलन था ना 1920 नहीं 1900 क्या हुआ था, 1930 में शुरू हुआ था। कब हुआ था, 1930 में जो है ना शुरू हुआ, तब क्या होगा, सही होगा। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर एक, केवल कथन एक क्या है, तो सही है, बाकी दो क्या है, गलत है। चलिए आगे देखिए, यहाँ भी क्या है, कथन और क्या है, दो कथन दिया हुआ है, यहाँ भी सही छांटना है कौन सा सही है और कौन गलत है। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि कथन एक में कह रहा है कि हंटर आयोग का गठन शिक्षा सुधार हेतु हुआ था, बिल्कुल क्या है, तो सही है। हंटर आयोग का जो गठन हुआ था शिक्षा सुधार हेतु हुआ था, बिल्कुल क्या है, तो सही है। और कथन दो कह रहा है यह आयोग 1882 में लॉर्ड रिपन द्वारा गठित किया गया था, ये भी क्या है, तो सही है। यहाँ कह रहा है कि हंटर आयोग के बारे में कि हंटर आयोग का गठन शिक्षा सुधार हेतु हुआ था, बिल्कुल सही है। और हंटर आयोग जो है 1882 में लॉर्ड रिपन द्वारा गठित किया गया था, ये भी क्या है, तो सही है। तो सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, दोनों कथन क्या है, तो सत्य है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पे जो है ना विचार कीजिए। कथन एक कह रहा है, देखिए कह रहा है गांधी इरविन समझौता, कह रहा है कि गांधी इरविन समझौता मार्च 1931 में हुआ था, बिल्कुल क्या है, तो सही है, क्या है, बिल्कुल सही है। और आगे कह रहा है इसके अंतर्गत गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था, ये बिल्कुल क्या है, तो गलत है। इसके अंतर्गत जो है ना गांधी जी ने द्वितीय सम्मेलन में जो है ना भाग लिया था, यहाँ पे नहीं दिया, इसलिए क्या है, गलत है। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर, केवल कथन एक क्या है, तो सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, यहाँ भी देखिए कथन दिया हुआ है, निम्नलिखित कथनों पे जो है विचार करने बोल रहा है। कथन एक कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना बर्मा में की थी, ये क्या है, ये जो बिल्कुल जो है ना क्या है, तो गलत है, ये क्या है, तो गलत है। सुभाष चंद्र बोस जो है ना मतलब ये आज़ाद हिंद फौज का स्थापना कहाँ किए थे, बर्मा में नहीं, सिंगापुर में किए थे। कहाँ किए थे, सिंगापुर में किए थे। और कब किए थे, तो 1942 में किए थे, ठीक है। तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना मूलतः कैप्टन मोहन सिंह ने सिंगापुर में कब किया था, 1942 में किया था। और बाद में जो है ना सुभाष चंद्र बोस ने इसका नेतृत्व संभाला और इसका जो है सशक्त बनाया था, ठीक है। और आगे देख रहा है कि उन्होंने जय हिंद, मतलब सुभाष चंद्र बोस के बारे में कह रहा है कि उन्होंने जय हिंद, दिल्ली चलो जैसे नारों का लोकप्रिय किया था, ये क्या है, तो बिल्कुल सही है। तो कथन दो क्या है, सही है, कथन एक क्या है, तो गलत है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी होगा, कथन दो क्या है, तो बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 पे कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन 1917 की रूसी क्रांति के संदर्भ में क्या है, असत्य है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन 1917 की रूसी क्रांति के संदर्भ में क्या है, तो असत्य है। इसमें बताना है कि कौन सा जो है ना गलत है। तो देखिए पहला कह रहा है रूसी क्रांति के बारे में, क्रांति का नेतृत्व बोल्शेविक पार्टी ने किया था, बिल्कुल क्या है, तो सही है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है कह रहा है रूसी क्रांति के बारे में, यह क्रांति फरवरी और अक्टूबर में 2 चरणों में हुआ था, बिल्कुल क्या है, तो सही है, ठीक है। तो रूसी क्रांति जो था यह क्रांति फरवरी और अक्टूबर 2 चरणों में हुआ था, बिल्कुल क्या है, तो सही है। और तीसरा कह रहा है सी नंबर कह रहा है लेनिन ने रूसी सम्राट जार निकोलस द्वितीय को सत्ता में बनाए रखा था, ये बिल्कुल क्या है, तो गलत है, ये क्या है, गलत है। और आगे कह रहा है इस क्रांति के बाद रूस में साम्यवाद की स्थापना हुई थी, ये बिल्कुल क्या है, तो सही है। तो ए बी और डी सही है, लेकिन सी क्या है, तो गलत है। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि पीस लैंड एंड ब्रीड मतलब शांति भूमि और क्या है, तो रोटी। कह रहा है पीस लैंड एंड ब्रेड शांति भूमि और रोटी का नारा किसने दिया और इसका अर्थ क्या था, बताइए क्या होगा, बताइए क्या होगा। कह रहा है कि पीस लैंड एंड ब्रेड शांति भूमि और रोटी का जो नारा किसने दिया था और इसका अर्थ क्या है, बताइए। तो 13 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो जो है ना सी होगा। कौन दिया था, लेनिन दिया था, जनता की प्रमुख मांगों के जो है ना प्रतीक रूप में था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, कह रहा निम्नलिखित में से
कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पैटागोनिया, मतलब पैटागोनिया पठार के लिए क्या है तो प्रसिद्ध है, कहीं कहीं पैटागोनिया ही मिलेगा। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पैटागोनिया पठार के लिए जो है ना प्रसिद्ध है, बताइए कौन सा स्थल है। तो 14 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण अमेरिका है। क्या है तो दक्षिण अमेरिका है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश अफ्रीका का सिंह, हॉर्न और अफ्रीका के क्षेत्र में जो है स्थित नहीं है, बताइए कौन नहीं है। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश अफ्रीका का सिंह मतलब हॉर्न और अफ्रीका क्षेत्र में जो है स्थित नहीं है, बताइए कौन नहीं है। तो 15 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, केनिया नहीं है लेकिन इथोपिया है, सोमालिया है, जिबूती है। ठीक है, तो हॉर्न और अफ्रीका के पूर्वी भाग में स्थित एक क्या है प्रायद्वीपीय क्षेत्र है जो लाल सागर और अदन की खाड़ी से जो है ना क्या है तो सटा हुआ है। और इस क्षेत्र में प्रमुख रूप से सोमालिया, इथोपिया, इरिट्रिया और जिबूती आते हैं। और केनिया इस क्षेत्र में क्या है दक्षिण में स्थित है। और इसका भौगोलिक हिस्सा अफ्रीका के सिंह में जो है नहीं माना जाता है। ठीक है, तो क्या होगा, केनिया का नहीं है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिणी सिरे पर स्थित इंदिरा पॉइंट किस द्वीप पर जो है ना स्थित है, बताइए। भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिणी सिरे पर स्थित इंदिरा पॉइंट किस द्वीप पर जो है ना स्थित है, बताइए क्या होगा। तो 16 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रेट निकोबार में। कहाँ है तो ग्रेट निकोबार में है। तो इंदिरा पॉइंट भारत का क्या है दक्षिणतम स्थल बिंदु है और यह ग्रेट निकोबार द्वीप पर क्या है स्थित है, जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का क्या है तो भाग है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे करा कि भारत में अनुसूचित जनजातियों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में जो है ना पाई जाती है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में अनुसूचित जनजातियों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में पाई जाती है, बताइए कहाँ पाया जाता है। तो 17 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश में जो है ना पाया जाता है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों को क्या है मतलब इसकी जनसंख्या जो है ना क्या है, संख्या हिसाब से क्या है सबसे बड़ा राज्य है। और 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की जनसंख्या में लगभग 21.1% जो है ना क्या है एसटी आबादी है। ठीक है, और प्रमुख जनजातियाँ भील, गोंड, बेंगा, सहारिया आदि जो है यहाँ पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, कह रहा है कि भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है, बताइए। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है, बताइए। तो 18 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश के साथ है। किसके साथ है, बांग्लादेश के साथ है। कितना है 4096। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि भारत की कौन सी नदी उद्गम और अंतिम संगम दोनों ही क्या है भारत में करती है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत की कौन सी नदी है जो उद्गम जो है ना उद्गम और अंतिम संगम दोनों भारत में ही करती है, बताइए कौन सी नदी है। तो 19 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी नदी है। कौन सी नदी है, गोदावरी नदी है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक वन क्षेत्र भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार प्रतिशत वाला क्या है तो राज्य है, बताइए। कह रहा है कि भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक वन क्षेत्र भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार प्रतिशत वाला जो है राज्य है, बताइए कौन सा राज्य है। तो 20 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मिजोरम है। क्या है तो मिजोरम है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि कोकन तट भारत के किस राज्य में स्थित है, बताइए। कोकन तट भारत के किस भाग में जो है ना भारत के किस भाग में स्थित है, बताइए क्या होगा। तो 21 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिमी तटीय मैदान में। कहाँ है तो पश्चिमी तटीय मैदान में है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि माउंट आबू किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है, बताइए। माउंट आबू किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है, बताइए। तो 22 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अरावली में है। कहाँ है तो अरावली में है। ठीक है, तो माउंट आबू राजस्थान का एकमात्र क्या है पर्वतीय स्थल है और यह अरावली पर्वत श्रृंखला का भाग है जो विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में से क्या है तो एक है। और यहाँ गुरु शिखर अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या किस जिले में जो है ना पाई जाती है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या किस जिले में पाई जाती है, बताइए कौन सा जिला में पाया जाता है। तो 23 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जमुई में जो है ना पाया जाता है। तो जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की कुल अनुसूचित जनजाति जनसंख्या लगभग 13 लाख मतलब 1.3 मिलियन है, जो राज्य की कुल जनसंख्या का लगभग कितना है 1% मतलब 1% लगभग है। ठीक है, और याद रखिए कि इसका जो है ना और जमुई जिला में जो है जमुई जिला में सबसे अधिक एसटी जनसंख्या दर्ज की गई है लगभग 2.1 लाख, जो राज्य में कुल एसटी जनसंख्या का लगभग कितना है तो 16% है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि भारतीय संविधान में संघीय विशेषताएं किस अनुच्छेद के अंतर्गत परिलक्षित है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान में संघीय विशेषताएं किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है ना परिलक्षित है, बताइए क्या होगा। तो 24 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, अनुच्छेद 1 के तहत। क्या है अनुच्छेद 1 के तहत। तो अनुच्छेद 1 में कहा गया कि भारत राज्यों का जो है संघ होगा, इंडिया दैट इज क्या है भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, और यह संघीय ढांचे का क्या है आधार है, लेकिन भारत पूर्णतः संघीय ना होकर क्या है कृत्रिम संघ है। ठीक है, और इसमें केंद्र को अधिक शक्तियाँ दी गई है, जैसे अनुच्छेद क्या है 356 में क्या है तो राष्ट्रपति जो है ना शासन है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये कह रहा है कि भारत में
कह रहा है कि भारत में राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त राज्यपाल को हटाने की प्रक्रिया मतलब शक्ति किसके पास होती है, बताइए। कह रहा है कि भारत में राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त राज्यपाल को हटाने की जो शक्ति है किसके पास होती है, बताइए। तो 25 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति के पास होता है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि भारत के संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर जो है ना जोड़ा गया, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया, बताइए। कौन सा समिति होगा? तो 26 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्वर्ण सिंह समिति है। क्या है? तो स्वर्ण सिंह समिति है, ठीक है, याद रखिएगा। तो मौलिक कर्तव्यों को 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया है और इसकी सिफारिश स्वर्ण सिंह समिति जो है ना 1976 में की गई थी, ठीक है। और अनुच्छेद 51 के 1 के अंतर्गत कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए? 11 जो है ना मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, ठीक है। और यह भारतीय नागरिकों के लिए नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारियों का क्या है? घोषणा पत्र है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति एक अस्थायी समिति जो है ना मानी जाती है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति एक अस्थायी समिति जो है ना मानी जाती है, बताइए। कौन सी समिति है? तो 27 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, लोक लेखा समिति है। क्या है? तो लोक लेखा समिति है, ठीक है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। इसमें कह रहा है कौन सा कथन जो है ना सही है, इसके बारे में जो है बताना है। तो देखिए, पहला कह रहा है कि राष्ट्रपति को संसद से किसी प्रकार की सलाह लेना आवश्यक नहीं होता है। ये बिल्कुल क्या है? तो गलत है। याद रखिए ना कि राष्ट्रपति भारत का क्या है? संवैधानिक प्रमुख होता है और अनुच्छेद क्या है? 52 के तहत, ठीक है। और याद रखिए कि कार्यपालिका की शक्ति अनुच्छेद 53 के अंतर्गत राष्ट्रपति में क्या है? निहित होती है, परंतु राष्ट्रपति को अधिकांश मामलों में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह माननी होती है अनुच्छेद 74 के अनुसार। यहाँ पे इसलिए क्या है? तो गलत होगा, ठीक है। और आगे कह रहा है कि राष्ट्रपति को कार्यपालिका की सभी शक्तियाँ भारतीय संविधान द्वारा प्रदान की गई है। ये बिल्कुल क्या है? तो सही है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। केवल कथन 2 क्या है? तो सत्य है, कथन 1 क्या है? तो गलत है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे निम्नलिखित कथनों पे विचार करने बोल रहा है। यहाँ पे भी क्या करना? विचार करने बोल रहा है। तो कथन 1 कह रहा है कि राज्यसभा को लोकसभा के विरुद्ध वित्त विधेयक पारित ना करने का अधिकार है। ये क्या है? तो ये जो है ना बिल्कुल क्या है? तो क्या होगा? सही है। एक मिनट, यहाँ पे कह रहा है कि राष्ट्रसभा को लोकसभा के विरुद्ध वित्त विधेयक पारित ना करने का अधिकार है। ये बिल्कुल क्या है? गलत होगा। ये क्या है? तो गलत है। वित्त विधेयक जो है ना, वित्त विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, राज्यसभा इसे जो है ना क्या करता है? अवरोधित नहीं कर सकती है, ठीक है। इसलिए क्या है? ये गलत है। और आगे कथन 2 कर रहा है कि राज्यसभा भारत में किसी नए अखिल भारतीय सेवा के गठन की अनुशंसा कर सकती है। ये क्या है? बिल्कुल सही है। तो कथन 2 सही है, लेकिन कथन 1 क्या है? गलत है। तो सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर जो है ना बी होगा। कथन 2 सही है, लेकिन 1 क्या है? गलत है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है कि भारतीय संविधान में प्रावधानों का मिलान करें। कॉलम ए में और क्या है? कॉलम 2 को जो है ना मिलान करना है। चलिए बताइए, अनुच्छेद 21 में किसका वर्णन? बताइए, अनुच्छेद 21 में किसका वर्णन है? जीवन क्या है? जीवन और व्यक्तिगत की स्वतंत्रता है, ठीक है। अनुच्छेद 32 में क्या है? तो मौलिक अधिकारों की जो है ना संरक्षण याचिका है, ठीक है। अनुच्छेद 40 में क्या है? तो ग्राम पंचायतों क्या है? तो स्थापना है। अनुच्छेद 356 में क्या है? राष्ट्रपति जो है ना शासन है। तो सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर जो है ना क्या हो जाएगा? तो 30 का जो है ना क्या होगा? तो 1 होगा। क्या होगा? तो 1 होगा। तो अनुच्छेद 21 में क्या है? तो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 32 में क्या है? तो मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं। अनुच्छेद 40 में क्या है? तो ग्राम पंचायतों की स्थापना है। और अनुच्छेद 356 में क्या है? तो राष्ट्रपति शासन जो है लागू करना है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि भारत में नवउदारवाद की शुरुआत किस वर्ष हुआ था? बताइए। भारत में नव उदारवाद, यहाँ पे क्या वगैरह, भारत में नव उदारवाद की जो शुरुआत हुआ था किस वर्ष हुआ था? बताइए क्या होगा? कह रहा है कि भारत में नव उदारवाद की जो शुरुआत हुआ था कब हुआ था? तो 31 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो सी होगा। कब हुआ था? तो 1991 में हुआ था। कब हुआ था? 1991 में हुआ था। इसमें याद रखना कि भारत में आर्थिक उदारीकरण की जो शुरुआत हुआ था, या तो उदारवादी बोल सकते हो, मतलब नव जो भी लिखा हुआ था नव उदारवाद था ना, या तो उदारवादी बोल सकते हैं। तो भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत 1991 में हुई थी, जब देश में गहरे भुगतान जो है संकट में था, ठीक है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 32 कर रहा है कि भारत में GST, यहाँ पे क्या होगा? भारत में जो है ना GST होगा। लागू करने का उद्देश्य क्या था? बताइए। भारत में GST लागू करने का जो उद्देश्य था क्या था? बताइए। तो 32 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक समान कर व्यवस्था जो है लाना था। नेक्स्ट ये कह रहा है कि भारत में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए कौन सा उपकरण प्रत्यक्ष रूप से जो है ना उपयोग किया जाता है? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए कौन सा उपकरण प्रत्यक्ष रूप से जो है ना उपयोग किया जाता है? कौन सा उपकरण है? तो 33 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो है ना बी होगा, रेपो दर। क्या होगा? तो रेपो दर है, ठीक है। तो रेपो दर वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालीन ऋण पर जो है ना प्रदान करता है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि भारत में सीमांत कृषि श्रमिकों जो है ना किस श्रेणी में कौन आते हैं? बताइए।
भारत में सीमांत कृषि श्रमिकों की श्रेणी में कौन आते हैं? तो 34 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जिनके पास 1 हेक्टेयर से क्या है, कम कृषि भूमि है। नेक्स्ट ये करा कि भारत सरकार द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PWM-Y का उद्देश्य क्या है, बताइए। करा कि भारत सरकार द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का उद्देश्य जो है ना, क्या है, बताइए। तो 35 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सूक्ष्म उद्यमों को क्या है, ऋण देना है। ठीक है, तो PMM-Y प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का जो शुरुआत हुआ था, कब हुआ था? 2015 में हुआ था। कब हुआ था इसका शुरुआत? 2015 में किया गया था। और इसका उद्देश्य क्या था? छोटे व्यापारी, स्वयं सहायता समूह एवं युवाओं को क्या करना, ऋण उपलब्ध कराना था। ठीक है, चलिए आगे देखिए, करेक्ट निम्न में से कौन सी योजना डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र से क्या है, संबंधित है, बताइए। क्वेश्चन करेक्ट निम्न में से कौन सी योजना है जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र से क्या है, तो संबंधित है, बताइए। तो 36 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, उज्ज्वला योजना है। क्या है? उज्ज्वला योजना है। नेक्स्ट ये करें कि जैव विविधता हॉटस्पॉट घोषित करने के लिए कौन सा मापदंड जो है ना अपनाए जाते हैं, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि जैव विविधता हॉटस्पॉट घोषित करने के लिए कौन सा मानदंड मतलब मापदंड अपनाया जाता है, बताइए। कौन सा अपनाया जाता है? तो 37 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्थानिक प्रजातियों की संख्या और जैव विविधता ह्रास जो है ना अपनाया जाता है। तो जैव विविधता हॉटस्पॉट की अवधारणा नॉर्मन मायर्स द्वारा की गई थी और इसे जो है ना कन्वर्सेशन इंटरनेशनल ने आगे बढ़ाया था। ठीक, कंजर्वेशन इंटरनेशनल ने आगे बढ़ाया। और किसी क्षेत्र को जैव विविधता हॉटस्पॉट घोषित करने के लिए 2 प्रमुख जो है ना मापदंड होनी चाहिए। वहाँ 1500 से अधिक स्थानीय पौधे की प्रजातियाँ होनी चाहिए और क्षेत्र का कम से कम 70% प्राकृतिक वनस्पति जो है नष्ट हो चुकी हो। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, तो सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर जो है ना सी होगा। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि प्रदूषक भुगतान सिद्धांत पोल्यूटर क्या है, पेज प्रिंसिपल का मुख्य उद्देश्य क्या है, बताइए। प्रदूषक भुगतान सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य क्या है, बताइए। तो 38 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रदूषण करने वाले को इसके प्रभाव की भरपाई करने के लिए जो है ना बाध्य करना है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि यदि किसी वस्तु की गति एक वक्र पथ पर होती है और वह समान चाल से चल रही होती है तब भी वह किस कारण तुरंत प्राप्त करती है, बताइए। कह रहा है कि यदि किसी वस्तु की गति एक वक्र पथ पर होती है, वह समान चाल से चल रही होती है, तब भी वह किस कारण तुरंत जो है ना प्राप्त करती है, बताइए। तो 39 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, दिशा परिवर्तन के जो है ना कारण करती है। ठीक है, याद रखिएगा। तो कोई वस्तु वक्र पथ पर गति करती है तो उसकी दिशा निरंतर क्या होती है, बदलती है। और दिशा में परिवर्तन होने का अर्थ होता है कि वस्तु का वेग बदल रहा है और वेग में परिवर्तन होने का अर्थ होता है कि वस्तु त्वरण प्राप्त कर रही है। ठीक है, और यह एक क्या है, तो कोणीय क्या है, कोणीय मतलब जो है ना त्वरण होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये करा कि ध्वनि की गति निम्न में से किस माध्यम में सबसे अधिक होती है, बताइए। ध्वनि की गति निम्न में से किस माध्यम में सबसे अधिक होती है, बताइए। किस माध्यम में होता है? तो 40 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, ठोस में होता है। किस में होता है? ठोस में होता है। नेक्स्ट ये करा कि बर्फ़ पिघलते समय उसका तापमान क्यों स्थिर रहता है, बताइए। बर्फ़ पिघलते समय उसका तापमान क्यों स्थिर रहता है, बताइए। क्या कारण है? तो 41 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ऊर्जा बर्फ़ के अणुओं की संरचना क्या कर मतलब संरचना जो है बदलने में लगती है। ठीक है, तो बर्फ़ पिघलते समय उसका तापमान क्यों स्थिर रहता है? क्योंकि ऊर्जा बर्फ़ के अणुओं की संरचना क्या है, बदलने में लगती है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के उदाहरण के रूप में जो है ना सही है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के उदाहरण के रूप में जो है ना सही है, बताइए। कौन सही है? तो देखिए 42 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर जो है ना सी होगा। क्या होगा? तो सी होगा। चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली को घुमाने पर विद्युत धारा क्या होता है, उत्पन्न होता है। ठीक है, तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का अर्थ क्या है? तो चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन द्वारा विद्युत धारा का उत्पन्न होना, और या किसी तार या कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाए तो उसमें विद्युत धारा क्या होता है, उत्पन्न होता है। और इसका सिद्धांत माइकल फैराडे ने दिया था। ठीक है, और यह सिद्धांत जनरेटर और डायनेमो में क्या होता है, लागू होता है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन में देखिए 43 कर रहा है यदि कोई वस्तु पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर स्थित है तो उसमें किस प्रकार की ऊर्जा जो है संग्रहित होती है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है यदि कोई वस्तु पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर स्थित है तो उसमें किस प्रकार की ऊर्जा जो है ना संग्रहित होती है, बताइए। कौन सा ऊर्जा होगा? तो 43 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर जो है ना सी होगा, स्थितिज ऊर्जा होगा। क्या होगा? स्थितिज ऊर्जा होगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो वस्तु की ऊंचाई जितनी अधिक है उसमें स्थितिज ऊर्जा क्या होगा, मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, उतनी अधिक होगी। ठीक है, और यह ऊर्जा जो है ना द्रव्यमान गुना क्या है, मतलब mgh मतलब द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण गुना क्या होता है, ऊंचाई होता है। और यह ऊर्जा पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र के क्या होता है, कारण होती है। और यदि वस्तु नीचे गिरे तो यह ऊर्जा गतिज ऊर्जा में क्या होता है, बदल जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट करा कि किसी बंद प्रणाली में कुल यांत्रिक ऊर्जा हमेशा स्थिर बनी रहती है, यह किस सिद्धांत को जो है दर्शाता है, बताइए। करा किसी बंद प्रणाली में कुल यांत्रिक ऊर्जा हमेशा स्थिर बनी रहती है, तो यह किस सिद्धांत को दर्शाता है, बताइए।
तो 44 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत जो है दर्शाता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी प्रक्रिया उष्मा के विकिरण मतलब रेडिएशन द्वारा क्या है संचरण का जो है उदाहरण है, बताइए। क्वेश्चन करा है कि निम्न में से कौन सी प्रक्रिया है जो उष्मा के विकिरण द्वारा संचरण का क्या है उदाहरण है, बताइए कौन है। तो 45 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ए होगा, धूप में बैठने पर शरीर का क्या हो गर्म होना है। तो सूर्य से पृथ्वी तक उष्मा विकिरण के माध्यम से आती है, और विकिरण वह प्रक्रिया है जिसमें उष्मा बिना किसी माध्यम के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो है ना पहुंचती है, और यह प्रक्रिया विद्युत चुम्बकीय तरंगों द्वारा होती है। ठीक है, याद रखिएगा। और गर्म वस्तुएं विकिरण द्वारा ऊर्जा छोड़ती है, और यही है कारण है कि अग्नि के पास गर्मी जो है ना महसूस होती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए, करा कि पानी की अनुसंरचना, पानी की अनुसंरचना जो है ना कैसी होती है, बताइए। पानी की जो अनुसंरचना होती है कैसी होती है, बताइए। तो 46 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन परमाणु त्रिभुजाकार संरचना में होता है। ठीक है, तो पानी की अनुसंरचना जो है ना कैसी होती है, तो 1 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन परमाणु त्रिभुजाकार संरचना में होती है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है ना मिश्रण है नहीं है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है, बताइए कौन एक मिश्रण नहीं है, बताइए। तो 47 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना डी, पानी मिश्रण नहीं है, लेकिन हवा, चीनी और नमक का मिश्रण है। और पानी नमक का क्या है, तो घोल, सब क्या है, तो मिश्रण है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा ना कि पानी का क्या है, पानी मतलब जो है ना मतलब मिश्रण दो या दो से अधिक पदार्थ के शारीरिक रूप से मिलते हैं तो बिना रासायनिक अभिक्रिया के। और हवा नमक चीनी मिश्रण, और पानी नमक क्या है, घोल, सभी मिश्रण है। और पानी ये क्या है, तो शुद्ध पदार्थ है, ना कि मिश्रण है। ठीक है, और मिश्रण को आसानी से अलग किया जा सकता है, लेकिन शुद्ध पदार्थ को नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, सबको पता है, H2O होता है, और यह क्या है, शुद्ध पदार्थ का जो है ना माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि अल्केन्स किस प्रकार के हाइड्रोकार्बन है, बताइए। अल्केन्स जो है किस प्रकार के हाइड्रोकार्बन है, बताइए। तो 48 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, संतृप्त है। क्या है, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, याद रखिएगा। तो अल्केन्स ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें केवल एकल बंध होते हैं, और इनके अणु संतृप्त होते हैं, अर्थात वे अधिकतम संख्या में हाइड्रोजन परमाणु से जो है ना जुड़े होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, बताइए। इलेक्ट्रोलाइट जो है क्या होता है, बताइए। इलेक्ट्रोलाइट के बारे में पूछा, इलेक्ट्रोलाइट जो है ना क्या होता है, बताइए क्या होगा। तो 49 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो है ना बी, वह पदार्थ जो पानी में घुलकर विद्युत धारा का प्रवाह कराता है वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट ऐसे पदार्थ होते हैं जो पानी जैसे आयनिक विलायकों में घुलने पर आयन उत्पन्न करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और ये आयन विद्युत धारा के प्रवाह के लिए क्या है, आवश्यक होते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अम्लीय है, बताइए। कौन सा पदार्थ जो है अम्लीय है, बताइए कौन सा पदार्थ है। तो 50 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना बी होगा, HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक मजबूत अम्ल है जो जल में पूरी तरह क्या होती है, आयनित हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे दिखा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया अपघटन अभिक्रिया मतलब डीकम्पोजिशन रिएक्शन का उदाहरण है, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया अपघटन अभिक्रिया का जो है ना डीकम्पोजिशन रिएक्शन का उदाहरण है, बताइए कौन है। तो 51 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, CaCO3 और CO प्लस क्या है, तो CO2 है। तो अपघटन अभिक्रिया में एक यौगिक 2 या अधिक सरल पदार्थों के जो है में टूट जाता है, और CaCO3 के गर्म होने पर यह CO प्लस CO2 में क्या होता है, टूट जाता है, और यह एक समान थर्मल अपघटन की क्या है, तो क्रिया है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि धातु का गुण, कह रहा है कि धातु का जो गुण है ना कौन सा है, बताइए। धातु का गुण कौन सा है, बताइए। तो 52 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो सी, चमकीला होना। क्या होना, तो चमकीला होना। तो धातुएं आमतौर पर जो है ना चमकीली होती है, जिसे जो है ना धात्विक चमक क्या होती है, मतलब धात्विक चमक कहा जाता है, और वे विद्युत और ऊष्मा की क्या होती है, अच्छी जो है ना चालक होती है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग स्वैच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है, बताइए। कह रहा है मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो स्वैच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है, कौन करता है, बताइए। तो 53 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, सेरिब्रम करता है। कौन करता है, सेरिब्रम करता है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि मानव शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा किस पोषक तत्व से प्राप्त होती है, बताइए। मानव शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा जो है किस पोषक तत्व से प्राप्त होती है, बताइए क्या होगा। तो 54 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, वसा से जो है ना प्राप्त होती है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि मानव शरीर में RBC का जीवन काल लगभग कितना होता है, बताइए। मानव शरीर में RBC का जो जीवन काल होता है कितना होता है, बताइए। तो 55 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो सी, 120 दिन का होता है। कितना होता है, 120 दिन का होता है। ठीक है, चलिए आगे दिखा रहा है कि किस हार्मोन को स्ट्रेस हार्मोन कहा जाता है, बताइए। किस हार्मोन को स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं, बताइए किसको कहते हैं। तो 56 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, एड्रेनलिन हार्मोन को जो है ना स्ट्रेस हार्मोन कहा जाता है। ठीक है, और यह अधिवृक्क ग्रंथि से क्या होता है, स्रावित होता है।
चलिए आगे दिख रहा है कि मानव नेत्र का प्रकाश संवेदनशील भाग कौन सा होता है, बताइए। मानव नेत्र का प्रकाश संवेदनशील जो भाग होता है कौन होता है, बताइए। तो 57 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, रेटिना होता है। क्या होता है, रेटिना होता है। नेक्स्ट आएगा कि शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, बताइए। शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, तो किसको बोलते हैं। तो 58 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पिट्यूटरी को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, पिट्यूटरी को बोलते हैं। तो पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड मतलब मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, क्योंकि यह अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों को क्या करता है, नियंत्रित करता है। और यह मस्तिष्क के आधार पर क्या होता है, स्थिर होती है, ठीक है। और यह ग्रोथ हार्मोन TSH और ACTH आदि हार्मोन क्या करता है, स्रावित करता है। और यह शरीर की वृद्धि, चयापचय और प्रजनन को क्या करता है, प्रभावित करता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। इस कहा कि मानव शरीर में लीवर मतलब यकृत का कार्य क्या है, बताइए। मानव शरीर में लीवर मतलब यकृत का जो कार्य है वो क्या है, बताइए। तो 59 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पित्त रस जो है ना क्या करना, बनाना। पित्त रस को जो है ना बनाना है। तो लीवर पाचन में क्या है, सहायक पित्त रस एंजाइम मतलब इप्सम क्या बनाता है, और पित्त रस वसा के पाचन में क्या करता है, मदद करता है। और लीवर विषैले पदार्थों क्या करता है, निष्क्रिय करता है, ठीक है। और यूरिया क्या करता है, यूरिया निष्कासन गुर्दे द्वारा होता है और इंसुलिन पैंक्रियाज द्वारा बनता है। चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन मानव में आंतों जो है ना इंटेस्टाइन्स के कार्य से क्या संबंधित नहीं है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मानव में आंतों के कार्य से जो है ना संबंधित नहीं है, बताइए कौन नहीं है। तो देखिए पहला कह रहा है छोटी आंत में पोषक तत्वों का अवशोषण होता है, ये बिल्कुल क्या है, तो संबंधित है। और आगे कह रहा है कि बड़ी आंत जल और लवणों के पुनः अवशोषण करती है, ये क्या है, बिल्कुल गलत है। तो बड़ी आंत जल और लवणों का पुनः अवशोषण करता है, ये क्या है, बिल्कुल जो है ना संबंधित नहीं है। तो उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। और आगे कह रहा है कि बड़ी आंत में पाचक एंजाइम का मुख्य स्राव होता है, बिल्कुल क्या है, तो सही है। चलिए आगे देखिए। और नेक्स्ट है कह रहा है छोटी आंत में पाचन पूर्ण होता है, ये भी क्या है, तो सही है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो है ना क्या हो जाएगा, तो 60 का जो है ना सी होगा। क्या होगा, तो 60 का सी होगा। चलिए आगे देखिए। इस क्वेश्चन पे आगे करा कि मनुष्यों में लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है, बताइए। मनुष्यों में लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है, बताइए। तो 61 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पिता द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, पिता द्वारा होता है। चलिए आगे देख रहा है किस मंत्रालय ने भारत की हरित हाइड्रोजन प्रमाणन योजना जो है ना GHCI शुरू की है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है किस मंत्रालय ने भारत की हरित हाइड्रोजन प्रमाणन योजना GHCI शुरू किया है, कौन सा मंत्रालय शुरू किया है। तो 62 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, विद्युत मंत्रालय जो है ना शुरू किया है। तो भारत ने हाल ही में जापान और सिंगापुर को 4.12 लाख मतलब 4.12 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन डेरिवेटिव की आपूर्ति के लिए समझौते पर क्या किया है, मतलब साइन किया है। और विश्वसनीय और पारदर्शी ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए भारत और ग्रीन हाइड्रोजन प्रमाणन योजना GHCI को एक साथ जो है ना लॉन्च किया गया है, ठीक है। और GHCI भारत का पहला प्रमाणन ढांचा है जो यह सत्यापित करता है कि हाइड्रोजन का उत्पादन केवल अक्षय ऊर्जा का उपयोग करके किया जा सकता है, ठीक है। और GHCI को नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जो है ना लॉन्च किया गया, ठीक है। एक मिनट यहाँ पे इसका तो सही उत्तर ना ऑप्शन नंबर जो है ना सी होगा, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। ऑप्शन नंबर सी कर लीजिए, यहाँ पे विद्युत मंत्रालय नहीं होगा। GHCI को नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा क्या किया, शुरू किया था। ऑप्शन नंबर जो है ना सी होगा, ऑप्शन नंबर सी कर लीजिए, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखिए। आगे करा कि किस भारतीय शहर ने भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जो है ना जारी किया, बताइए। क्वेश्चन करा कि किस भारतीय शहर ने भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया है, कौन सा शहर किया है। तो 63 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गाजियाबाद किया है। कौन किया है, गाजियाबाद किया है। चलिए आगे देख रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस किस संस्था द्वारा शुरू किया गया था, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस किस संस्था द्वारा शुरू किया गया, बताइए। कौन सा संस्था के द्वारा शुरू किया गया, बताइए। तो 64 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो सी होगा। क्या होगा, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है ना इसको शुरू किया गया है, ठीक है। चलिए आगे देख रहा है कि राष्ट्रीय आयुष मिशन NAM सम्मेलन 2025 का मेजबान कौन सा राज्य है, बताइए। राष्ट्रीय आयुष मिशन NAM सम्मेलन 2025 का मेजबान कौन सा राज्य है, बताइए। तो 65 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र है। कौन सा राज्य है, महाराष्ट्र है। चलिए आगे देख रहा है कि केयर एज स्टेट रैंकिंग रिपोर्ट मतलब केयर एज रेटिंग्स द्वारा कौन सा राज्य जो है ना शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य बनकर उभरा है, बताइए। केयर एज स्टेट रैंकिंग रिपोर्ट 2025 में कौन सा राज्य शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य बनकर उभरा है, बताइए। कौन सा राज्य है। तो 66 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र है। कौन सा राज्य है, तो महाराष्ट्र है। चलिए आगे देखिए, यहाँ से देखिए मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। इसका आंसर जो है ना बता दे रहे हैं। तो 67 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए आगे देखिए 68 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे 69 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन 69 का क्या होगा, तो सी होगा।
चलिए आगे देखिए 70, 70 का सही उत्तर क्या होगा? तो 70 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए आगे देखिए 71, 71 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट है 72, 72 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा 72 का? तो बी होगा। चलिए आगे देखिए 73, 73 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए आगे देखिए 74, 74 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 74 क्या होगा? तो 74 का डी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 75, 75 का सही उत्तर क्या होगा? तो 75 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ए होगा। चलिए आगे देखिए 76, 76 का जो सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे क्या होगा? देखिए रीजनिंग का ही है, तो 76 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 76 का तो ए होगा। क्या होगा? कथन केवल केवल क्या एक सही है। आगे देखिए 77 कार्य निम्नलिखित में से किस वाक्य में रूपक अलंकार है? बताइए, कार्य निम्नलिखित में से किस वाक्य में जो है ना रूपक अलंकार है, किस में बताइए? तो 77 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है डी, जीवन एक क्या है? संग्राम है, क्या है? इसमें जो है रूपक अलंकार है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है कि 78 क्वेश्चन नंबर देखिए, कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से किस वाक्य में शुद्ध शब्द का जो है ना प्रयोग हुआ है? बताइए, इसमें छांटना है कि कौन सा वाक्य जो है ना शुद्ध तरीके से लिखा गया, बताइए। तो 78 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मैं दिल्ली जाऊंगा, ये क्या है? बिल्कुल शुद्ध तरीके से जो है लिखा गया है। चलिए आगे दिखा रहा है कि नाक कटना मुहावरे का अर्थ क्या है? बताइए, नाक कटना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो 79 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रतिष्ठा समाप्त होना। क्या होगा? प्रतिष्ठा जो है ना समाप्त होना। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि वाक्य में कारक पहचाने राम ने सीता को फूल दिया। बताइए, कह रहा है वाक्य में कारक पहचाने राम ने सीता को फूल दिया। बताइए क्या होगा? तो 80 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। राम क्या है? तो कर्ता है, सीता क्या है? संप्रदान है, और फूल क्या है? तो कर्म है। ठीक है, याद रखिएगा। तो राम जो है ना, राम ने कर्ता मतलब जिसने कार्य किया, सीता को संप्रदान कार्य जिसने कुछ दिया गया, जिसे कुछ दिया गया, और फूल क्या है? तो कर्म कारक है, जो वस्तु दी गई है। ठीक है, यह वाक्य क्या है? तो क्या है? तो जो है ना क्या करता है? दिशा क्रिया पे क्या है? तो आधारित है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि पुस्तकें मेज पर रखी है, पुस्तकें मेज पर रखी है, वाक्य में पुस्तकें कौन सा वचन में है? बताइए, पुस्तकें मेज पर रखी है, वाक्य में पुस्तकें कौन से वाक्य में है? बताइए, कौन सा वचन में पूछा, वचन में कौन सा? बताइए, तो 81 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बहुवचन में। किसमें? बहुवचन में है। चलिए आगे देख रहे हैं, यदि वह आता तो मैं जाता, यदि वह आता तो मैं जाता, वाक्य में किस प्रकार का है? यदि वह आता तो मैं जाता, वाक्य किस प्रकार का है? तो 82 का सही उत्तर क्या होगा? बताइए, तो सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर जो है ना सी होगा, मिश्र वाक्य है। क्या है? तो मिश्र वाक्य है। चलिए आगे दिखा रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द जो है ना अवयव है? बताइए, कौन सा शब्द जो है अवयव है? बताइए, तो 83 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, धीरे क्या है? तो अवयव है। चलिए आगे दिख रहा है वाक्य क्या है? तो सूरज पूर्व से उगता है, पूर्व का पद परिचय क्या होगा? वाक्य दिया हुआ है कि सूरज पूर्व से उगता है, पूर्व पद का परिचय क्या होगा? तो 84 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, संज्ञा है। क्या है? तो संज्ञा है। तो पूर्व दिशा का नाम क्या है? तो संज्ञा है। सी का बोलेगा क्या है? यह अपदान कारक दर्शाता है, और वाक्य में पूर्व किसी वस्तु या दिशा का जो है ना बोध करा रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन 85 से 86 दिया हुआ है, यहाँ पे गद्यांश को पढ़ना और इसका जो है उत्तर देना है। इसको देखिए पढ़िएगा अच्छे से, उसके बाद जो है 2 क्वेश्चन का आंसर देना है। देखिए कह रहा है, गद्यांश के अनुसार प्रकृति का संरक्षण क्यों आवश्यक है? बताइए, गद्यांश के अनुसार प्रकृति का संरक्षण क्यों आवश्यक है? बताइए, तो 85 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ताकि आने वाली पीढ़ियाँ जो है सुरक्षित रहे। चलिए देखिए, कह रहा है कि प्रदूषण शब्द का सही अर्थ क्या है? बताइए, प्रदूषण शब्द का सही अर्थ क्या है? तो 86 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, धूल उड़ाना। क्या है? धूल उड़ाना। ठीक है, चलिए आगे देखिए, इंग्लिश का क्वेश्चन करा है, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज, द पुलिस अरेस्टेड द थीप लास्ट नाइट। बताइए क्या होगा पैसिव वॉइस? तो 87 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर जो है ना ए होगा, द थीप वाज अरेस्टेड बाय द पुलिस लास्ट नाइट। ठीक है, नेक्स्ट ये करा कि चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, नरेशन दिया हुआ, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच मतलब करेक्ट जो इनडायरेक्ट स्पीच है ना कौन सा है? बताइए, तो 88 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी है, सी सेड दैट सी वाज गोइंग टू क्या है? द मार्केट। बिल्कुल क्या है? तो सही है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि आइडेंटिफाई द पार्ट बीच क्या है? कंटेंस एन ईरर, मतलब कौन सा किसमें जो है ना मतलब ईरर है। कर आइडेंटिफाई द पार्ट बीच कंटेंस एन ईरर। देखिए सेंटेंस दिया, वन ऑफ द बॉय हैव गोन टू द क्या है? स्कूल है। बताइए इसमें कौन सा वर्ड में जो सेंटेंस में जो है ईरर है? बताइए, वन ऑफ द बॉय हैव गोन टू द स्कूल। बताइए, तो 89 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, हैव गोन में क्या है? तो ईरर है। क्या है? हैव गोन में क्या है? तो जो है ना ईरर है। क्या है? यहाँ पे क्या है? ईरर है। ठीक है, याद रखिएगा। हैव के स्थान पे जो है ना यहाँ पे क्या होगा? तो हैज होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे करा है, सिलेक्ट द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंसेस, सिलेक्ट द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंसेस। बताइए कौन सा है? तो 90 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो बी होगा, राम सेड आई एम क्या है? बिजी नाउ। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि चूज द एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड हॉस्टाइल। बताइए हॉस्टाइल का क्या होगा?
तो 91 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो सी होगा, फ्रेंडली होगा। क्या होगा, तो फ्रेंडली होगा। होस्टाइल का अर्थ होता है शत्रुतापूर्ण, या क्या होता है, अनफ्रेंडली होता है। इसका क्या होगा, तो फ्रेंडली होगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा है कि मैला आंचल और परती परिकथा जैसे आंचलिक उपन्यासों के लेखक कौन थे जिनका संबंध बिहार से था, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि मैला आंचल और परती क्या है, परिकथा जैसे आंचलिक उपन्यासों के लेखक कौन थे जिनका संबंध जो है ना बिहार से था, बताइए कौन थे। तो 92 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फणेश्वर नाथ रेणु थे। नेक्स्ट कह रहा है चंपारण सत्याग्रह 17 के समय महात्मा गांधी को बिहार बुलाने वाले प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी कौन था, बताइए। चंपारण सत्याग्रह के समय महात्मा गांधी को बिहार बुलाने वाले प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी कौन था। तो 93 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, राजकुमार शुक्ल थे। कौन थे, राजकुमार शुक्ल थे। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि मधुबनी चित्रकला की उत्पत्ति बिहार के किस जिले में मानी जाती है, बताइए। मधुबनी चित्रकला की उत्पत्ति बिहार के किस जिले में मानी जाती है, बताइए क्या होगा, सबको पता है क्या होगा। ऑप्शन नंबर मधुबनी है, क्या है, मधुबनी है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 95 का निम्न में से जो है करा कौन सी भाषा बिहार की प्रमुख क्षेत्रीय भाषा मानी जाती है जिसे संविधान की 8वीं सूची में जो है ना शामिल किया गया, बताइए किसको शामिल किया गया है। तो 95 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना सी, मैथिली को जो है ना शामिल किया गया है। चलिए आगे देखिए, करा जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी, बताइए। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी, बताइए। ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए क्या होगा। तो 96 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना क्या होगा, तो 96 का, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी होगा। कितना 25 जो है ना 4% है। तो आगे देखिए, कह रहा है कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बिहार की कौन सी महिला क्रांतिकारिणी ने असहयोग आंदोलन में भाग लेकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बिहार की कौन सी महिला क्रांतिकारिणी ने असहयोग आंदोलन में भाग लेकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, बताइए किसने निभाया था। तो 97 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ए, सरस्वती देवी ने निभाया था। कौन निभाया था, सरस्वती देवी ने निभाया था। चलिए आगे कह रहा है कि भारत सरकार का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न किस क्षेत्र में दिया जाता है, बताइए। कह रहा है कि भारत सरकार का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न किस क्षेत्र में दिया जाता है, बताइए कौन सा क्षेत्र में दिया जाता है। तो 98 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो सी होगा। कला, साहित्य, विज्ञान, सामाजिक कार्य और सार्वजनिक सेवा सहित सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिए जो है ना भारत रत्न पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट ये कह रहा है गोदान उपन्यास के लेखक कौन है, बताइए। गोदान उपन्यास के लेखक जो है ना कौन है, बताइए। तो 99 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 मुंशी प्रेमचंद्र है। कौन है, मुंशी प्रेमचंद्र है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि हाल ही में किस शहर को भारत का पहला साहित्य का शहर घोषित किया गया, बताइए। कह रहा है कि हाल ही में किस शहर को भारत का पहला साहित्य का शहर जो है ना घोषित किया गया, किसको घोषित किया गया है। तो 100 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोझिकोड को जो है ना घोषित किया गया। और कोझिकोड कहाँ है, तो केरल में है। तो यूनेस्को ने केरल के कोझिकोड शहर को भारत का पहला क्या है, साहित्यिक शहर घोषित किया है। और पहला है तो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए एग्जाम की दृष्टि से क्या है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये रहा प्रैक्टिस सेट नंबर 10 रहा जीके जीएस मस्ती का। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कुछ क्वेश्चन इधर रहता है, लेकिन कोशिश रहता है कि पूरा सुधारने का, बाकी एक आगो बाई मिस्टेक हो जाता है, इसके लिए हमारे लिए सॉरी। आप लोग समझ सकते हैं कि जो है ना बाई मिस्टेक कभी कभी एक क्वेश्चन हो जाता है गलत, लेकिन इसमें जो है ना थोड़ा सा इरर दिया हुआ है। बाकी हम पूरा कोशिश करते हैं इसको जो है इरर फ्री करने के लिए। ठीक है, बाकी आप लोग कमेंट करिए कि आप लोग का जो है ना 100 में कितना मार्क्स आया, और सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा। और बाकी इस बुक में जो है ना टोटल 5 सेट और बच गया है, तो सारा हम करवा देंगे। बाकी जो है ना 2 सेट आपका प्रीवियस पेपर है, उसको भी हम सारा करवा देंगे। तो इस बुक को जल्दी हम खत्म कर देंगे। बाकी प्लेटफॉर्म का सारा हम करवा ही दिए हैं, लगभग 22 खत्म हो गया है, उसमें 8 और है, तो जल्दी खत्म हो जाएगा। तो कोशिश यही करेंगे जितना हो सके आपको करवाएं सेट। और बाकी जो जितना हो चुका है क्लास सभी को जो है रिवीजन करते रहे, क्योंकि रिवीजन जो है ना अंत में आपको बहुत फायदा करेगा। और रिवीजन के तौर पे जो है ना आपको मैराथन क्लास के तौर पे आपको दिया जाता है, तो उसको जो है ना देख लीजिए, समय लगेगा लेकिन आपका अच्छे तरीके से जो है रिवीजन हो जाएगा। बाकी जिनको भी देखिए डिटेल पीडीएफ के चाहिए, डिटेल पीडीएफ के साथ आपको डिस्कशन चाहिए, तो आप लोग जो है ना बिहार पुलिस का ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। इसमें सारा देखिए डिटेल के साथ जो है आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो आप लोग जो है ना अंत समय में जो है उसको रिवीजन के तौर पे सारा उसका होमवर्क और प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं, आपको बहुत फ़ायदा करेगा। इस प्रकार देखिए सारा डिटेल जो है ना सारा देखिए दिया हुआ है पीडीएफ का। तो आप इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, बिहार पुलिस होमवर्क सीरीज ग्रुप। इसमें जो है ना अंत समय में आपको बहुत फ़ायदा करेगा। और बाकी इसमें जो है ना आपको पता है कि बिहार पुलिस में जो है ना साइंस का आपका 30 क्वेश्चन आता है, 28 से 30 क्वेश्चन आपका साइंस का आएगा। तो इस ग्रुप में जो है ना स्पेशल हम साइंस का 6 to 12 को जो है ना हम करवा दिए हैं स्पेशल साइंस। तो इसको अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, आपको बहुत फायदा करेगा। जिनका भी एग्जाम मान लीजिए 16 को है, 20 को है, 23 को है, जिनका भी जब एग्जाम है 15 दिन तो आराम से समय बच रहा होगा,
और आप किन्हीं का मान लीजिए 20 दिन भी समय है तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिए, आपको बहुत फ़ायदा करेगा। बाकी सभी प्रैक्टिस सेट का आपको डिटेल सोल्यूशन भी दिया जाता है और सभी का प्रैक्टिस सेट भी करवाया जा रहा है, जो भी क्लास आता है यूट्यूब चैनल पे। और इसके अलावा जो भी नहीं भी आ रहा है 1-2 क्लास, तो उसका जो है 1-2 प्रकाशन का बुक नहीं भी आता है तो ग्रुप में जो है उसका प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है, तो आप उसको ज्वाइन कीजिए, प्रैक्टिस सेट को लगाइए और अच्छे से अंत समय में उसको रिवीजन कीजिए, आपको बहुत फ़ायदा करेगा। बाकी देखिए सारा डिटेल जो है टेलीग्राम चैनल पे दिया हुआ है। बाकी अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा 7549392490। इस नंबर पे कॉल करके जो है ना आप बात कर सकते हैं। तो लास्ट समय में इसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।